राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज से हम लोग कॉमर्स की सीरीज शुरू करेंगे जो एलटी ग्रेड के लिए और आपके जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए है। आपको कॉमर्स सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इस एकदम मैं बेसिक से शुरू करूँगी। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले लिखा है अध्याय वाणिज्य एक परिचय। कॉमर्स शुरू से कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको इसमें सब पता चलेगा। मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही थी। तो अब पहले हम पढ़ लेंगे तब आपको पढ़ा पाएंगे, इसलिए मुझे भी समझ में आना चाहिए क्या पढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे अध्याय वाणिज्य एक परिचय। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि वाणिज्य, सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन सबके दिमाग में ये आता है कि वाणिज्य होता क्या है। इसमें देखिए, वाणिज्य की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले तो यही पूछता है कि वाणिज्य होता क्या है। तो उसके बाद देखेंगे, इसमें लिखा है वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का समूह है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने में सहायक होती है। हिंदी को देख के नर्वस मत होइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी जिसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए बोल रहा है हम लोग जैसे कि अगर कोई माल बनाने वाला प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ख़रीदने वाला कोई कंज्यूमर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जैसे फैक्ट्री से माल आता है हम लोग के पास, उसके बीच में जितना भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब कि कैसे, फैक्ट्री से डायरेक्ट तो हमारे पास तो नहीं आ सकता। फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होकर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के बाद हम लोग के पास आता है। तो ये एक चेन चलती है। जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर है, उसके बाद किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद हम लोग के पास आता है कि कंज्यूमर के पास। तब ये प्रोडक्ट इतनी दूर से इतना दूर तक का जो सफ़र तय करता है वही होता है हमारा कॉमर्स। जो बीच के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे कॉमर्स के अंडर में आती है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का समूह है जो उत्पादक मतलब कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता मतलब कि कंज्यूमर, और वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने में सहायक होती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे हम लोग एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या अपने घर से किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो बीच में जो अभी हम लोग सफ़र तय करते हैं वो सफ़र ही कहलाता है कॉमर्स है। एकदम साफ लैंग्वेज में बोले तो उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाया हुआ है। खेत से गेहूँ बाजार तक पहुँचाना और फिर ग्राहक तक ले जाना। देखिए, जो खेत में गेहूँ बनता है, क्या डायरेक्ट गेहूँ हम लोग के घर आ जाता है? नहीं, गेहूँ फिर इतना सफ़र तय करता है। मतलब कि एक जगह से दूसरे स्थान तक जो ले जाया जाता है, जो भी प्रोसेस रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमर्स। देखिए, ग्राहक कस्टमर, खेत से गेहूँ आ रहा है, हम लोग के पास आ रहा है, तो वही प्रोसेस को बोलेंगे वाणिज्य। तो आप लोग को इसके बाद तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कॉमर्स क्या होता है। अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप लोग को उसका मतलब भी पता होना चाहिए। इससे सबसे बेसिक क्वेश्चन हो जाता है कि कॉमर्स होता क्या है। फिर आगे देखेंगे, आगे है वाणिज्य की मुख्य उद्देश्य क्या है। अब मान लीजिए मैंने कॉमर्स समझ लिया कि कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद बोला जाएगा कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उद्देश्य को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्तुओं व सेवाओं का वितरण करना। वितरण मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग वस्तुओं बांटते हैं। मतलब कि जैसे अब एक पेटी माल है किसी के पास, तो वो उसको एक एक करके बेचेगा, तो एक तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। वाणिज्य का, कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वस्तुओं सेवाओं का। देखिए, यहाँ पे वस्तु भी होते हैं और सेवा भी होती है। हम लोग हर तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि पैसा देते तो सामान ही मिलता है, उसमें कभी कभी हम लोग को सर्विस भी मिलता है। जैसे डॉक्टर हमें सर्विस देने का काम करता है, वो हमारा इलाज करता है। वकील होता है, वो हमारा सर्विस देने का काम करता है। एक टीचर भी सर्विस देने का काम करता है। वो कोई सामान नहीं बेच रहा है, लेकिन वो आपको पैसे के बदले क्या दे रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है, अपना सेवा दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है। जैसे वकील अपना कंसल्ट करता है, कोई राय मशवरा करता है या आपकी तरफ से केस लड़ता है, तो वो आपको सेवा दे रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बार हम लोग को वस्तु ही मिले पैसे के बदले, इसलिए इसमें दोनों लिखा है, वस्तु व सेवाओं का वितरण करना और उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मतलब कि जितने कस्टमर को क्या नीड है, क्या चाहिए, वैसा हम लोग को प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर हम लोग को 10 रुपये का लक्स साबुन का ज़रूरत नहीं होगा तो कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है, तो फैक्ट्री क्या करेगी? उसको प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, क्योंकि उसका प्रोड्यूस करना तो बेकार हो जाएगा, फिर वो बिकेगा ही नहीं। तो
तो ये होता है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कुछ भी करके कस्टमर ही हमारा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तब जाके वह प्रोडक्ट का बनना सफल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा वाणिज्य में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। देखिए इसमें अब पहले तो हमने कॉमर्स का अर्थ पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद अब हमने उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो उसके बाद आएगा कि कॉमर्स में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो देखिए क्रियाएं कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहले तो आ जाएगा कि व्यापार। हम लोग में कॉमर्स में सबसे पहले क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार कौन करता है, व्यापारी करता है, जिसको बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक, देखिए उसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ट्रेड। उसके बाद है परिवहन। परिवहन क्या, ट्रांसपोर्ट, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। भंडारण, वेयर हाउसिंग, हम लोग स्टॉक में माल रखते हैं। होलसेलर क्या करते हैं, स्टॉक में माल रखते हैं। रिटेलर क्या करते हैं, स्टॉक में माल रखते हैं। तब जाके हम लोग को कंज्यूमर को एक एक प्रोडक्ट मिलता है। हम लोग 1 साबुन लेंगे, 2 साबुन लेंगे, बहुत होगा 10 साबुन लेंगे, लेकिन रिटेलर क्या करता है, 1 पेटी साबुन लेता है। उससे ज़्यादा होलसेलर क्या करता है, होलसेलर 10 पेटी 20 पेटी एक साथ लेके रखेगा, ट्रक का ट्रक रखेगा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह देने में उसको आसानी हो और रिटेलर से वो खरीद बेच कर सके। तो देखिए सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद आ जाएगा होलसेलर। होलसेलर के बाद आ जाएगा रिटेलर। रिटेलर के बाद आ जाएगा कंज्यूमर। तो देखिए जब प्रोड्यूसर रहेगा ये तो माल बनाएगा, मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। होलसेलर क्या करेगा, ढेर सारा माल खरीदेगा। और रिटेलर क्या करेगा, इससे बस एक माल ले लेगा। और कंज्यूमर क्या करेगा, इस एक माल में से एक एक हिस्सा ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा चेन चलता है, पूरा इसका प्रोसेस चलता है, ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह माल जा सके, आ सके, ऐसे। यहाँ फिर उसके बाद देखिए दिया है बीमा, दिया है इंश्योरेंस है। उसमें लोग लॉस बाय फायर करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट करते हैं कि चोरी से माल हो जाए, चोरी हो जाए माल की, या आग लग जाए, या कुछ नुकसान हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस भी करवा के रखते हैं। फिर है देखो बैंकिंग है। बैंकिंग का क्या है, बैंकिंग में ये होता है कि हाँ बैंक में कैसे लोग खरीदते हैं, कैसे लोग बेचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर आता है विज्ञापन। देखिए कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसका हम लोग विज्ञापन करते हैं। हम लोग उसका विज्ञापन क्यों करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर लक्स साबुन है 10 रुपये का, 10 रुपये का लक्स साबुन है, अगर हम लोग इसको प्रचार नहीं देखेंगे, इसका प्रचार नहीं कराएंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में ये साबुन चल रहा है। तो मार्केट में लोग वही जाके खरीदेंगे जिसका लोगों को दिमाग में बैठा रहता है कि हाँ ये साबुन अच्छा है, इसका रिव्यू अच्छा है। तो रिव्यू देखने के बाद लोग सामान खरीदते हैं। अब की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बिना उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरे मार्केट सेक्टर में एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ नहीं करोगे, कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करोगे, वो प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं रहेगा, तो वो प्रोडक्ट कोई ख़रीदेगा भी नहीं। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें लिखा है मैंने, वाणिज्य में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 क्रियाएं बताई हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वाणिज्य और उद्योग में क्या अंतर है। देखिए कॉमर्स और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बनाती, मैन्युफैक्चरर होते, प्रोड्यूसर होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आएगा उद्योग, वस्तुओं का उत्पादन करता है। मैंने जो भी आपको बताया कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सामान यूज़ करते हैं, वो बनता कहाँ है, फैक्ट्री में बनता है, इंडस्ट्री में बनता है। तो वो कहाँ कहलाएगा, वस्तुओं का उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, उद्योग में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है। उसी तरह वाणिज्य में क्या है, वस्तुओं का वितरण करता है। मैंने बताया अभी आपको ऊपर कि वस्तुओं व सेवाओं का वितरण करना, वितरण करने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, कॉमर्स करेगा, लेकिन प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, इंडस्ट्री करेगा। तो यही मेन कॉमन डिफरेंस होते हैं, जिससे आप लोग और ज़्यादा बना के भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप MCQ बेस्ड दे रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। उदाहरण देखिए, कार का निर्माण कौन करेगा, मतलब कार बनाएगा कौन, उद्योग बनाएगा। कार बेचेगा कौन, वाणिज्य बेचेगा। ठीक है, उसके बाद आता है उपभोक्ता और उत्पादक के बीच सेतु। सेतु कौन होता है, मतलब ब्रिज, मतलब कि जैसे उत्पादक है ये उपभोक्ता है, मतलब ये प्रोड्यूसर है और ये हमारा क्या है, कंज्यूमर है। तो इसके बीच का ये जो ब्रिज है, ये काम कौन करेगा, हमारा कॉमर्स करेगा। क्यों, क्योंकि वो कार बना रहा है और कार बेचने तक का जो सफ़र तय करेगा कौन करेगा, कॉमर्स करेगा। तो इसलिए हमारा ब्रिज का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है।
अब आते हैं पुस्तपालन पे। पुस्तपालन क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग मतलब हम लोग हमेशा से बुक में पढ़े होंगे, बुक को अलमारी में सजा के रखना, उसके बारे में रिकॉर्ड रखना, ये सब हमारा क्या कहलाता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग की परिभाषा देखिए साफ साफ लिखी हुई है, व्यवसाय के लेन देन को नियमित ढंग से लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। हम लोग नॉर्मली घर में भी कुछ हिसाब किताब करते हैं कि महीने में हमने कितना खर्च किया और उसको एक कॉपी में लिखते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग कहलाएगा। तो हम लोग नॉर्मली भी बुक कीपिंग का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह हम लोग बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, तो उसी को हमारा बुक कीपिंग कहते हैं। उसके बाद आता है इसका मुख्य कार्य। किसका मुख्य कार्य, बुक कीपिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, व्यवसाय में हुई लेन देन को लिखना। वही चीज़ को दोबारा लिखा हुआ है कि हम लोग जो व्यवसाय में लेन देन करते हैं, परचेस सेल करते हैं, कितना माल बेच रहे, कितना माल खरीद रहे, उसको एक कॉपी में लिखते हैं या उसको एक कंप्यूटर में लिखते हैं, वही हमारा कहलाता है बुक कीपिंग। ठीक, उसके बाद है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है। ठीक है, दो वर्ड आते हैं आप लोग को बहुत परेशान करेंगे। एक होता है रिकॉर्ड रखना, मतलब इसमें लेन देन रखते हैं। अकाउंटेंसी में उसका विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, उसको हम लोग को किस तरीके से रखना है, उसका हम लोग को यूज़ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपना माल बेच रही है, खरीद रही है, उसको लिखने लेखा जोखा करने का वाला काम बुक कीपिंग में आएगा, और उसको प्रॉपर जैसे फाइनल अकाउंट करना, ट्रेडिंग बनाना, उसको लेजर बनाना, ये सब काम कौन करेगा, हमारा अकाउंटेंसी करेगा। आया समझ में। आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। उसके बाद आता है बुक कीपिंग को लेखांकन का आधार क्यों कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम लोग को कोई भी अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बुक कीपिंग करेंगे। खाना बनाने के लिए खाना खाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे वही बुक कीपिंग का काम यही होता है कि सबसे पहले उसको लेखांकन, जितनी भी अकाउंटिंग का काम होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बुक कीपिंग होगा। क्योंकि बिना हिसाब लिखे आगे विश्लेषण संभव नहीं है। मतलब कि हम लोग बिना कुछ लिखे आगे उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम लोग हिसाब किताब हम लोग लिखेंगे ही नहीं कॉपी में, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कितना हमने खर्च किया है, कहाँ पे हम लोगों ने कितना एक्सपेंस किया है, कितना हमारी इनकम थी, कितना हम लोगों ने इधर खर्च किया है। तो सब लेन देन जो भी रहता है वो बुक कीपिंग करता है। उसके बाद आते हैं बुक कीपिंग से कौन सी जानकारी मिलती है। तो देखिए जाहिर सी बात है, हम लोग जो हिसाब किताब लिखते हैं, लेन देन लिखते हैं, हम लोग को वही जानकारी मिलेगी। तो इसमें देखिए कितना पैसा और कितना गया है, कितना आया है और कितना गया है, हम लोग को कैसे पता चलता है, बुक कीपिंग से पता चलता है। जैसे यहाँ पे कैश बुक हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा किस में आ जाएगा, बुक कीपिंग में आ जाएगा। फिर आता है अकाउंटेंसी। हमने बुक कीपिंग बता दिया तो आपको अकाउंटेंसी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसमें लेन देन का विश्लेषण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, समरी तैयार करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये सारा काम किस में करते हैं, अकाउंटेंसी में करते हैं। उसके बाद आता है लेखाकर्म की दो विशेषताएं। किसकी दो विशेषताएं, अकाउंटेंसी की दो विशेषताएं पूछ रहा है। उसके बाद आते देखिए इसमें है, यह लेन देन का विश्लेषण करता है। ठीक है, जो हमने बुक कीपिंग में किया है उसको एनालाइज करता है। फिर यह व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बताता है, मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, या बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। उससे ये पता चलता है हमारे बिजनेस में कितना हमें लॉस हुआ है, कितना हमारा इनकम हुआ है। वो सारी चीज़ें हमें अकाउंटेंसी से पता चलती है, कितना हमारा एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है। अकाउंटेंसी निर्णय लेने में सहायक है। कैसे, देखिए डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकता है, इससे व्यापारी को पता चलता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा किससे पता चलता है, अकाउंटेंसी से पता चलता है। यदि खातों से पता चले कि लगातार हानि हो रही है तो व्यापारी नया कदम उठाएगा। अगर आपको लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ये हमें अकाउंटेंसी से पता चलेगा। अगर हम लोग अकाउंटेंसी नहीं करेंगे तो हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा हम लोग को। अगर लगातार लॉस हो रहा है तो व्यापारी जो है, जाहिर सी बात है, नया कदम उठाएगा, क्योंकि फिर उसके पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे नया व्यवसाय करने के लिए, उस व्यवसाय में लगाने के लिए। फिर आता है लेखाकर्म के तीन कार्य कौन कौन से हैं, सारांश बनाना, समरी करना, विश्लेषण करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट तैयार करना। ठीक, ये तीन काम होते हैं अकाउंटेंसी में। लेखाकर्म को और लेखा शास्त्र में क्या अंतर है, देखिए अकाउंटेंसी और लेखा शास्त्र में क्या अंतर है। लेखाकर्म एक प्रक्रिया है, अकाउंटेंसी क्या है, एक प्रोसेस है। लेकिन लेखा शास्त्र क्या है, उस प्रक्रिया के सिद्धांत है। इस प्रोसेस को करने में जो भी प्रिंसिपल का हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे 14 प्रिंसिपल दिए हैं, तो वो प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो यूज़ करने वाला काम करते हैं लेखा शास्त्र में करते हैं। आप कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करके अकाउंटेंसी को मेंटेन कर रहे हो।
देखिए लेखा शास्त्र क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, लेखा लेन देन की जानकारी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना लेखा शास्त्र है। हम लोग किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, वो काम हम अकाउंटेंसी में करते हैं। लेकिन किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हमारा लेन देन कैसा जा रहा है, वो हम काम किस में करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। जो हमारा काम कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। उसके बाद आता है विज्ञान और कला दोनों। इसका देखिए इसका नेचर कैसा होता है, साइंस और आर्ट ये दोनों होता है, क्योंकि इसमें नियम भी होता है यानी साइंस भी है, और इसको कैसे करना है उसकी कला भी होती है, इसलिए ये दोनों होता है। फिर आता है लेखा शास्त्र का उद्देश्य। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, लाभ हानि ज्ञात करता है और वित्तीय स्थिति बताता है, प्रॉफिट और लॉस पता करता है और बैलेंस शीट बनाता है। उसके बाद लेखा शास्त्र और लेखा कर्म में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए लेखा कर्म अकाउंटेंसी में क्या है, व्यवहारिक प्रक्रिया, ये एक प्रोसेस है, और लेखा शास्त्र क्या है, उसका प्रिंसिपल है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। महत्व पढ़ेंगे तो महत्व आ जाएगा, व्यापारी निवेश है, खर्च है, लाभ हानि है, मतलब कि ये इसमें आप कितना इन्वेस्ट किए हो, कितना आप एक्सपेंस कर रहे हो, कितना आप प्रॉफिट लॉस मिल रहा है, वो सब मिलता है किससे, हमें अकाउंटिंग से। उसके सिद्धांत क्या है, देखिए कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, इसमें आप सावधानी रखो, लाभ कदम उठाओ, हानि ज़्यादा। देखिए इसमें क्या, स्टॉक का मूल्यांकन कम कीमत पर करना। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, इसमें इसका मतलब ये है कि आप क्या मतलब जैसे कि जितना आपको लॉस हो रहा है, ठीक, लॉस की आप चिंता मत करिए, अरे सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, जब तक आपको प्रॉफिट हाथ में ना आ जाए, जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, जब तक आपको प्रॉफिट हो ना जाए, आप लॉस के लिए आप तैयार रहिए, कि जो आपको फ्यूचर में लॉस होगा उसके लिए आप पहले से ही मेंटेन रखो, कि आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से प्रोविज़न सेट करते हैं, वही इस प्रिंसिपल में आता है कि जितना आपको जब तक प्रॉफिट हो ना जाए, आपके हाथ में आ ना जाए, कि मतलब आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तब तक आप उस प्रॉफिट को मत मानिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसमें लगातार चलने वाला कॉन्सेप्ट होता है। मान लिया जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, जैसे गोइंग कंसर्न में क्या एग्जांपल आ जाएगा, जो आप डेप्रिसिएशन यूज़ करते हो मशीन पे, फर्नीचर पे, एसेट्स पे, जितने आप डेप्रिसिएशन यूज़ करते हो वो आपका गोइंग कंसर्न में आ जाएगा। कि आप मान लीजिए कि आपका व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक चलने के लिए आप डेप्रिसिएशन का यूज़ करोगे, ताकि आप उस फ्यूचर में उस फर्नीचर को नया खरीदने में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है कि आप हर चीज़ का दो पहलू होता है, पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि आपका एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, मतलब कि दोनों पे अफेक्ट करता है। जैसे आप नगद माल खरीदोगे तो यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, आपके पास माल आ रहा है मतलब कि परचेज हो रहा है, एंट्री में कभी भी गुड्स नहीं लिखते हैं, और ख़रीद रहे हैं तो कैश जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, इसलिए आपका डेबिट भी अफेक्ट करेगा और क्रेडिट भी अफेक्ट करेगा। फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट में क्या हो जाएगा कि आपका इसमें वही लेन देन दर्ज होगा जिसमें आपने कैश में किया है। मान लीजिए आपने फर्नीचर कैश में खरीदा है तो ये आपका इसमें दर्ज हो जाएगा सॉरी। अगर मान लीजिए आपने उधार में परचेस किया है, जैसे आपने फर्नीचर जो खरीदा है वो आपने क्रेडिट में परचेस किया है, अगर आपने क्रेडिट में किया है तो आपका वो इसमें नहीं आएगा, वो आपका चला जाएगा दूसरे अकाउंट में। क्यों इसमें मनी मेजरमेंट में नहीं आएगा? क्योंकि इसमें आपका कैश में लेन देन होगा जितना, वही आपका इसमें आप दर्ज करोगे कर्मचारी की ईमानदारी दर्ज कर नहीं होगी, जैसे कि इसमें आपका बिहेवियर नहीं दर्ज हो सकता क्योंकि आप इसको पैसे से माप नहीं सकते। आपकी ईमानदारी है, आपका जो जितना भी वर्क है, क्वालिटी आप नहीं माप सकते हो लेकिन क्वांटिटी माप सकते हो, वही मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन में क्या होता है, आय तभी मानी जाएगी जब वस्तु बेच दी जाए। जब तक हम फर्नीचर बेचेंगे नहीं तब तक आपको उससे इनकम होगा नहीं, और जब तक उससे इनकम होगा नहीं तब तक आप उसको गिनोगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमारा बताता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फिर आता है डबल एंट्री सिस्टम। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, किसने प्रस्तुत किया है और कब किया है। डबल एंट्री सिस्टम के पापा कौन है? ल्यूकस पेसियोली है। ये इनके बहुत मतलब इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम को शुरू किया था। कब किया था? 1494 में किया था। कब किया था? 1494 में लूकस पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को किया था।
1494 में लूकस पासियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को किया था। तो याद हो जाएगा आप लोग को। ये आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकती, इसको आप लोग को याद करना होगा। मूल सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल क्या है? हर लेन देन के दो पहलू होते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। फिर आता है हमारा लाभ। लाभ कब होता है? त्रुटि कम होती है और पूर्ण रिकॉर्ड मिलता है। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब हम लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उसमें आप लोग को एरर कम दिखेगा और हम लोग पूरा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। फिर आता है दो पहलू। दो पहलू कौन से? डेबिट और क्रेडिट, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अंतर क्या है सिंगल वर्सेस डबल में? सिंगल होता है अधूरा, डबल होता है पूर्ण प्रणाली। सिंगल एंट्री मतलब कि जिसमें एक इफेक्ट करेगा, मान लीजिए डेबिट पे करता है, मान लीजिए क्रेडिट पे करता है, तो हमारा दोनों जगह बैलेंस शीट हमारा इक्वल क्यों आता है? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट करता है, तब हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ और एसेट्स हमारा इक्वल आता है। फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मतलब हम लोग जब लायबिलिटीज़ और कैपिटल को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? एसेट्स आता है। फिर आता है हमारा अकाउंट। अकाउंट के तीन प्रकार होते हैं, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। देखिए, पर्सनल का रूल अलग होता है, रियल का रूल अलग होता है, नॉमिनल का रूल अलग होता है। ये तीनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको वो भी मैं क्लियर कर दूंगी कि आप लोग को वो भी कन्फ्यूज़न ना हो। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल में पर्सनल, देखिए पर्सन से बात हो रही है, यानी किसी व्यक्ति का खाता या किसी फर्म का खाता या किसी कंपनी का खाता, ये हमारा किस में आ जाएगा? पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल में देखिए आ जाएगा डेबिट द रिसीवर, जो आ रहा है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, जो जा रहा है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल में सारे इनकम और एक्सपेंस आते हैं, जो हम लोग पीएल में लिखते हैं, जो हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं। मैंने तो इसी तरह याद किया है। जो हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, जैसे कि सैलरी हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ये सब हमारा क्या आता है? इनकम और एक्सपेंस होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। फिर आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में देखिए कोई भी चीज़ असली का क्या होगा? मतलब कि एसेट्स, जितने हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर और जितने भी आते हैं उसमें, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई जो हमारे कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। ये सब चीज़ हमारा रियल अकाउंट होगा, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कैश। लेकिन बैंक जो होता है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का खाता होता है, किसी कंपनी का खाता होता है। बैंक को हम रियल अकाउंट नहीं कहेंगे, वो होता है एसेट्स है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होता है। फिर आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में देखिए क्या है? पर्सनल का क्या होगा? रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सब रूल होता है जो आप लोग को याद करना होगा। नॉमिनल में क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट।